नमस्कार, रात के 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके पसंदीदा शो का जागते रहो। आज आप देखेंगे और अब इस बुलेटिन में आप हमेशा की तरह देखेंगे खबरें और खबरों के पीछे की खबरों को समझने का सिलसिला। देखिए, जंग का 14वां दिन है। जंग के 14वें दिन जेलेंस्की ने नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ दी है। इसके बाद सारी दुनिया में शांति की उम्मीद जगी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि वो समझौते के लिए तैयार हैं। उधर पुतिन अड़े थे कि नेटो से यूक्रेन की दूरी बनाने से कम में वो मानेंगे नहीं। तो क्या अब जंग रुक जाएगी? जानेंगे अब आगे क्या होगा और आपको बताएंगे विस्तार से। अब देखिए, उधर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करें। अमेरिका ने मना कर दिया। पोलैंड ने यूक्रेन को MiG-29 देने की पेशकश की तो अमेरिका ने मना कर दिया। सवाल यह है कि जंग के नाम पर अमेरिका क्या रूस से डरता है? बहुत ही दिलचस्प है अमेरिका का रोल इस जंग में, समझाएंगे आपको। कल का दिन भारत के 5 राज्यों के लिए सबसे अहम है। 5 राज्यों में कौन अपनी सरकार बचा पाएगा और कौन सरकार बना पाएगा, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद नतीजे तय करेंगे कि कौन होगा सिकंदर, किसकी बनेगी सरकार और किसका होगा बंटाधार। कहीं नहीं जाना है आपको, सिर्फ इंडिया न्यूज पर रहना है। सुबह 6 बजे से धड़ाधड़ आपको रुझान हम दिखाने शुरू करेंगे। 8 बजे से जैसी मतगणना शुरू होगी, सबसे पहले रुझान देखिएगा और रुझान जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होंगे वैसे वैसे सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज बताता रहेगा। उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर के बवाल मचा हुआ है, आप वाकिफ ही होंगे। वाराणसी में ट्रक के जरिए ईवीएम की चोरी का वीडियो सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं इस मामले में एक अधिकारी भी सस्पेंड कर दिया गया है। राजनीतिक दलों के लोग स्ट्रांग रूम में पहरेदारी कर रहे हैं। आपको दिखाएंगे ये खबर भी। और देखिए, पहरेदारी सिर्फ ईवीएम मशीनों की नहीं हो रही, गोवा और उत्तराखंड में भी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। यहाँ कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों पर पहरा बिठा दिया है। उसे लगता है कि पिछली बार की तरह फिर बीजेपी बाजी ना पलट दे। इन तमाम खबरों का आज हम जिक्र करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जेलेंस्की के समर्पण की। चौदह दिन जंग लड़ने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति को समझ में आ गया कि वो इस जंग को रूस से नहीं जीत पाएंगे। वो ये भी समझ गए कि अमेरिका और नेटो देश उनके लिए जंग में नहीं उतरने वाले। यही वजह है कि आज उन्होंने रूस के सामने समझौते की पेशकश कर दी और नेटो की जिद छोड़ने का ऐलान भी कर दिया, जिससे अब उम्मीद है शांति होगी। For a dialogue regarding NATO, I have cooled down regarding this question a long time ago. After we understood that that NATO is not prepared to accept Ukraine, I never wanted to be a country which is begging something on its knees, and we are not going to be that country, and I don't want to be that president. These pseudo republics, but we can discuss and find a compromise on how these territories will live on. What is important to me is how the people in those territories are going to live. जेलेंस्की रूस से बातचीत करने को तैयार हैं। जेलेंस्की नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन इस जंग को रोकने के लिए पुतिन की क्या शर्तें हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। आपको विस्तार से बताते हैं पुतिन की शर्तों के बारे में। देखिए, यूक्रेन अपनी सैन्य कार्रवाई को बंद करे, अपने संविधान में बदलाव करते हुए तटस्थता स्थापित करे। यहां तटस्थता का मतलब बाहरी गठबंधन के प्रभाव से मुक्त रहना है। क्रीमिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दे, दोनेत्स्क और लुहांस्क को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे। ऐसा हो गया तो रूस एक झटके में सब रोक देगा। रूस की पर कब्जा नहीं चाहता, ये वो साफ कर चुका है। साफ है पुतिन का पल्ला भारी है। अब देखना ये होगा कि झुके हुए जेलेंस्की को वो और कितना झुकाएंगे। पूरी दुनिया की नजर अब पुतिन के पैंतरे पर लगातार लगी हुई है।
Хочу обратиться и к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою. Защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. इस जंग में सबसे अहम दिन है कल का, जब रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और उनके यूक्रेनी समकक्ष दिमेत्रो कुलेबा गुरुवार को टर्की में मिलेंगे। रूस के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को इसकी पुष्टि कर दी है। आपको बता दें, क्या गुरुवार को सीजफायर होगा? टर्की में मुलाकात होनी है। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्री समाधान निकालेंगे। हमले के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बैठक हुई। जेलेंस्की समझौते के लिए तैयार। रूस की शर्तें कितनी जायज हैं? सरगेई लावरोव अलांत्या में एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मंच में भाग लेंगे और दिमेत्रो कुलेबा के साथ उनका संपर्क वहां होने की योजना है। जंग के बाद ये पहली बार होगा जब दोनों देश इतने बड़े स्तर पर आमने सामने होंगे। दुनिया दुआ कर रही है कि इस बातचीत में बात बन जाए। मेजर मोहम्मद अली शाह इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, हमेशा बहुत दिलचस्प रहता है आपसे बात करना। आपका नाम सुनकर वाकई मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। युद्ध के इस माहौल में भी दर्शक भी आपकी बेइंतहा तारीफ करते हैं। क्या लगता है मेजर मोहम्मद अली शाह, अब शांति की ओर अग्रसर है ये युद्ध? अनुराग भाई, बात ऐसी है कि इसमें ज़ेलेंस्की को ये शर्तें एक तरीके से शर्तें मान रहे हैं या वो इनडायरेक्टली अपना पॉइंट सामने पुट अप कर रहे हैं कि भाई मैं ये नेटो में शामिल नहीं होऊंगा, मेरे को नहीं करना प्रेसिडेंट। दूसरा, डॉनबास इलाकों को मैं मान्यता दूंगा मैं, ठीक है, और कोई मिलिट्री एक्शन की मिलिट्री कार्रवाई वो बंद करेंगे, ये भी रूस की डिमांड है। भाई आप ये बताइए मेरे को, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है कि पूरी जंग लड़ी जा रही है केवल इसी जिद पे कि वो नेटो के मेंबर बनेंगे। रशिया ने बोला नहीं बनेंगे। अब बहुत लोग जो इस बात को समझते नहीं है बोलते हैं क्यों भाई, इनकी डेमोक्रेसी है, सोवरेनिटी है, इनका पूरा इंडिपेंडेंस है, पूरी छूट है। कहीं पे भी जैसे कि मैं आप मेरे को बोले तुम उस चैनल को नहीं जाओगे, उस एंकर से बात नहीं करोगे, तो मेरे से ही बात करोगे, क्यों भाई, पूरी छूट है भाई, मैं जहां जाऊं, है ना। लेकिन अगर मैंने कुछ आपको वर्ड दिया है कि जी हाँ, तो मैं उस पर अटल रहूंगा अपने वादे में जी। और पूरी लड़ाई, पूरा खेल इसी बात का था। अगर ज़ेलेंस्की साहब पहले से ही बोल देते कि मेरे को नेटो में नहीं जाना है, मेरे को दिलचस्पी नहीं है, तो ये खून खराबा, ये देखिए हर जगह की ताली दो हाथ से बचती है जी। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, लोग एक पहलू को देखते हैं, एक साइड से देखते हैं, दोनों नजर से नहीं देखते। मेरे को बड़ी खुशी है कि साहब आप कम से कम एक मैच्योर, जिम्मेदार, एक बहुत ही अच्छे चैनलर, बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन एंकर हैं आप, क्योंकि आप बायस नहीं होते, जो है फैक्चुअल रिपोर्टिंग आप ट्रू जर्नलिज्म करते हैं। तो इसमें देखिए उन्होंने, अब आप लोग पुतिन को गाली देंगे, भाई मैं बोलूंगा ठीक है, उसने जो किया बहुत ही गलत किया, उसको कभी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं। युद्ध शुरू करी, अटैक कर दिया, ठीक है। आप देखिए साहब, कब से रशिया अपने आप को थ्रेटन महसूस हो रहा था। अगर अगर यूक्रेन नेटो में जाता है तो जितने भी अमेरिकन फौजी हैं, उनकी सेना है, नेटो की सेना है, वो आके बैठ जाती यूक्रेन रूस के बॉर्डर पे, जो पूरा 2295 किलोमीटर का स्ट्रेच है यूक्रेन और रशिया का, वो एक्सपोज हो जाता। मतलब मोहम्मद अली शाह साहब, ये कहा जा सकता है कि बड़े बेआबरू होकर नेटो के घर से ज़ेलेंस्की निकले। बेचारे शामिल होना चाहते थे, अब उन्होंने देखा कोई साथ नहीं दे रहा है, तो उन्होंने ये मन बना लिया कि वो अब शामिल ही नहीं होंगे। मैं लौटूंगा मेजर साहब आपके पास। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जंग का अमेरिका का हिडन एजेंडा क्या है। अमेरिका यूक्रेन को नो फ्लाई जोन नहीं बनाने दे रहा है। अमेरिका यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने को भी राजी नहीं है। आखिर इस जंग में क्या रोल है अमेरिका का?
क्या अमेरिका रूस से डर गया? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि पोलैंड जैसा छोटा सा देश यूक्रेन को 28 MiG-29 फाइटर प्लेन देने को राजी है, लेकिन अमेरिका ने इसके ऑफर को ठुकरा दिया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि वो MiG-29 फाइटर जेट को जर्मनी में अमेरिकी वायुसेना के ठिकाने पर ट्रांसफर नहीं करेगा। क्योंकि अगर हवाई जहाज दिए जाते हैं तो लड़ाई में बड़ा मेजर एस्केलेशन होगा, खास करके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी नेटो की, और जो तो पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा होगा। तो क्या अमेरिका जंग से डरता है? अमेरिका जंग से कतई नहीं डरता, लेकिन अमेरिका जंग के मैदान में रूस को रोकने के लिए ऐसा कोई कदम भी नहीं उठा रहा जिससे लगे कि वो यूक्रेन को जिताना चाहता है। वो चाहता है कि यूक्रेन लड़ता रहे, वो भी बिना हथियार के। तभी तो जेलेंस्की कह रहे हैं कि नो फ्लाई जोन बन जाने से यूक्रेन रूस को मुंह तोड़ जवाब दे पाएगा। लेकिन पुतिन की धमकी से पहले अमेरिका ने कह दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। यानी कि रूस के लड़ाकू विमान बेरोक टोक कीव पर बमबारी करते रहेंगे। Країни НАТО самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО. Це самогіпноз тих, хто слабкий, невпевнений, внутрішньо. Хоча, може... The only way to actually implement something like a no-fly zone is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes, and that could lead to a full-fledged war. तो आखिर सुपर पावर अमेरिका का इरादा है क्या? दरअसल अमेरिका की चिंता दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु संपन्न राष्ट्र रूस है। सुपर पावर सोवियत यूनियन का दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जिस तरह से पुतिन ने फिर से रूस को खड़ा किया है, वो अमेरिका के एकमात्र सुपर पावर बने रहने के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। यही वजह थी कि अमेरिका ने यूक्रेन को नाटो के लिए उकसाया, चढ़ाया और फिर बलि का बकरा बनाया। साफ है, अमेरिका की दिलचस्पी यूक्रेन को बचाने में कम और रूस को बर्बाद करने में ज्यादा दिख रही है। Today, I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. साफ है, अमेरिका रूस पर प्रतिबंध लगाने के लिए हर दिन एक नए बहाने तलाश कर रहा है और यूक्रेन को कर्ज देने के रास्ते निकाल रहा है। अब की बार तमाम आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की आपूर्ति को भी रोक दिया है। That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in the Congress and, I believe, in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. इस तरह अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर 5,532 प्रतिबंध अब तक लगा चुके हैं। इसके साथ ही रूस ने 3,616 प्रतिबंधों का सामना कर रहे ईरान को पीछे छोड़ दिया है। स्पष्ट है, अमेरिका ने रूस को सीरिया, नॉर्थ कोरिया, वेनेजुएला, म्यांमार और क्यूबा की तरह दुनिया के मानचित्र पर खलनायक बना दिया है। बजाय कूटनीतिक समाधान निकालने के, दुनिया में खलनायक खड़ा करने का अमेरिका का रिकॉर्ड पुराना है। अमेरिका ने ही दुनिया में ईरान और इराक बनाया, अमेरिका ने ही दुनिया में पाकिस्तान बनाया, अमेरिका ने ही दुनिया में अफगानिस्तान बनाया। अपना उल्लू सीधा कर वो इन देशों से अब कन्नी काट चुका है। अब इसी परंपरा के तहत रूस और यूक्रेन को लड़ाकर उसने हमेशा हमेशा के लिए इस इलाके में बर्बादी और राख का ऐसा ढेर तैयार कर दिया है कि कभी एक जिस्म दो जान रहे ये देश अब अशांति, अस्थिरता के अनंत अंधकार में खो गए हैं। बस बची रहेगी तो अमेरिका की मुख्तारी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, क्या माना जाए,
बेशक तमाम प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए रूस पर, बावजूद उसके क्या वो भी डर गया रूस से? हाँ, दिखता कुछ ऐसा ही है कि एक तरीके से कि भाई जब अमेरिका देख रहा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। अब आप पोलैंड प्लेन की बात करिए, अब अमेरिका ने तो मना कर दिया कि भाई हम नेटो का हाथ, अपना हाथ इसमें नहीं डालेंगे, आपको जो करना है करो आप। बल्कि वो एक तरीके से अब पोलैंड की को बोल रहा है, उनको धक्का मार रहा है, आप जाओ, आप अटैक करो और हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। भाई ये तो बड़ा होशियारी वाली बात है। पहली बात तो अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल करा, उल्लू सीधा करा, उनको बलि का बकरा बनाया, बेचारे यूक्रेन वाले मारे गए, तबाही मच गई वहां पे, अच्छा भला शहर तबाह हो गया। अमेरिका ये पहले भी कर चुकी है। अमेरिका इराक में डायरेक्ट, लीबिया में, अफगानिस्तान में कार्रवाई की, वियतनाम में, कोरिया में, माले में। आप देखिए अमेरिका ने यहाँ पे तो और भी चालाकी से ये लड़ाई, और भी चालाकी से अब वो ही कर रहे हैं ये लोग पोलैंड के साथ। पोलैंड को धकेल रहे हैं, नहीं हाथ खड़े कर दिए, हम इससे इन्वॉल्व नहीं होंगे। हाँ, यूक्रेन दरअसल नेटो का मेंबर है ही नहीं, और यही बात प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को बहुत पहले समझ नहीं चाहिए थी कि ये उनको, वो कह रहे हैं हम उतने घुटनों के बल क्यों जाए, उनको भीख क्यों मांगे। अरे तब भीख मांगे थे, अभी मार खाने के बाद समझ में आया क्या? वो करवा दिए वहां पे फालतू में और उत्साह रहे हो। मतलब अमेरिका कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में चाह ही नहीं रहा है कि युद्ध खत्म हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा आर्म्स डीलिंग माफिया है और इन्होंने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को देखा कि भाई यहाँ ये एक्टर है, ये भोला मासूम आदमी है, नादान है, इसको पकड़ते हैं भैया जी, और ये पकड़ में आ गए इनके, तो वही हो रहा है वहां पे। लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, फिर भी क्या कहा जाए कि कहीं कोई रणनीति तो नहीं है? क्योंकि अमेरिका का एक तरीके से देखा जाए तो एजेंडा रूस को बर्बाद करने का ही है। बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल आपने सही पकड़ी। बिल्कुल भाई, आप देखिएगा ना साहब, 1991 में ही अनुराग भाई, तो जेम्स बेकर थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे अमेरिका के, इन्होंने आश्वासन दिया था मिखाइल गोर्बाचोव को जी, ऑनवर्ड्स 1 इंच, नॉट एन इंच ईस्टवर्ड्स, ये बात थी, नॉट एन इंच ईस्टवर्ड, जो कि अमेरिका जो बात मना कर दिया नेटो, नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बहुत से दस्तावेज हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत से एविडेंस हैं जिनमें साबित होता है कि नहीं ऐसा आश्वासन दिया गया था। और इसी आश्वासन पे ही तो वॉर्सो पैक्ट समाप्त किया गया था। वॉर्सो पैक्ट क्या था? वॉर्सो पैक्ट था कि भाई जैसे यहाँ पे इनको आपको पता है नेटो करने का, भाई रूस ने भी वॉर्सो पैक्ट बनाया था उसी तरीके से। इसके भी जैसे कि नेटो का आर्टिकल 5 है, अगर किसी एक देश पे हमला हुआ तो सब मिलके जंग लड़ेंगे, हैं? तो पहले 16 कंट्रीज थी, फिर 14 आई, और उस तरीके से मतलब आप देखिए ये बढ़ाते गए। एक कहते ना, एक सीमा होती है, एक हद होती है, वो हद पार करते गए ठीक। और अब जब हद से बाहर हो गई बात, ये जस्टिफाई बिल्कुल, ये रूस ने जो किया, जो हमला, वो तो उनको उठाया अमेरिका ने। मैं समझ गया, बिल्कुल। मैं लौटूंगा आपके पास मोहम्मद अली शाह साहब। देखिए, अमेरिका ने रूस से तेल और गैस की आपूर्ति को रोकने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब उसको तेल की कीमतों के बढ़ने की चिंता परेशान कर रही है। इस चक्कर में देखिए कितना बेबस और लाचार है सुपर पावर अमेरिका। तेल के चलते अमेरिका बेबस हो गया है। तेल की कीमतों ने अमेरिका का सिरदर्द बढ़ा दिया है। जंग के बीच तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। 14 वर्षों में तेल की कीमतें जो हैं वो $130 तक पहुंच गई हैं। कीमतों को कम करने के लिए बाइडेन परेशान हैं। यूएई और सऊदी तेल की कीमत घटाने को तैयार नहीं हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस ने फोन तक नहीं उठाया। यूएई के शेख मोहम्मद ने भी बाइडेन से बात नहीं की। ये सब अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। साफ है अमेरिका को इस जंग में खेल भारी पड़ने जा रहा है। जिस तरह से अमेरिका दुनिया के मंच पर कमजोर पड़ा है, उससे साफ है कि उसका सुपर पावर का खेल ज्यादा चलने वाला नहीं है। अमेरिका के रूस पर प्रतिबंध लगने का असर क्या भारत पर पड़ेगा, इस पर केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का क्या कुछ कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। हमारी जो मंत्रालय है, हमारी जो तेल कंपनी है, इंडियन ऑयल हो, भारत पेट्रोलियम हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये लोग बैठ के ही तेल की रेट निर्धारण करती है। और अभी मुझे जो जानकारी है कि बैठक अभी तक नहीं हुई है। लोगों को पता ही है इंटरनेशनल मार्केट में तेल की
दाम बढ़ रही है और ये दो देशों की जो युद्ध हो रही है इसके कारण से भी, इसलिए आप लोग 2-1 दिन के बाद हमारी कंपनी जब बैठेगी तो आप लोगों को के मैसेज जरूर मिल जाएगा। मोहम्मद अली शाह साहब, ये देखिए कि बाइडेन का फोन तक अब कोई पिक नहीं कर रहा है, ना यूएई वाले फोन उठा रहे हैं ना सऊदी वाले फोन उठा रहे हैं। बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है, ये दुखद बात है दरअसल ये। और इसमें जो सुपर पावर थी अमेरिका, उनका इतना कलर था, वो कलर उतरते हुए दिख रहा है, मतलब ये दुखद बात तो है ही है। और वो खुद देखिए, अमेरिका को वो अपना ही खेल भारी पड़ गया। अमेरिका जो कंट्रोल करती है यूएनओ को, और यूएनओ को उन्होंने ऐसे मॉडिफाई करा है कि उनके पक्ष में हो पूरे आर्टिकल्स, पूरे चार्टर। अब आप देखिए यूएनओ का चार्टर 7, आर्टिकल 7 क्या बोलता है। इनका जो खेल था कि अगर कोई भी देश अपने देश से हटना चाहे तो हट सकता है, और अगर पड़ोसी देश को चिट्ठी लिखे कि वो हमें मदद चाहिए तो वो मिलिट्री एक्शन ले सकता है। और वो ही तरतीब यहाँ पे अपना ही प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हीं का ही खेल खेला। 21 तारीख को जब उन्होंने डॉनबास इलाके में 2 नए देश घोषित कर दिए, उन पे फिर बाद में पीस कीपिंग सेना भेजी और फिर मिलिट्री एक्शन कर दिया, तो यूएनओ के हिसाब से तो ये युद्ध नहीं है साहब, ये तो मिलिट्री एक्शन है। अब वही अमेरिका का खेल रशिया ने उनसे अच्छा खेला। अब अमेरिका का खेल यहाँ पे रूसी अच्छा, वहीं पे अच्छा खेल रहे हैं, वहीं पे ही डटे हुए हैं यूक्रेनी। भाई एक होती है बहादुरी और एक होती है समझदारी जी। इनमें जोश जज्बा तो है, मैं मानता हूँ यूक्रेनी वालों में, मगर ये थोड़ा दिमाग लगाते साहब। हथियार कोई खिलौना थोड़ी है कि पकड़ के आप। देखिए मोहम्मद अली शाह साहब, अगली खबर जो हम बता रहे हैं उस पर भी आपको हमेशा की तरह हिंदुस्तान पर फख्र होगा। ऑपरेशन गंगा हिंदुस्तान की तरफ से चल रहा है और कितना सफल वो रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। अब देखिए, एक पाकिस्तानी छात्रा ने भी पीएम मोदी का इस सिलसिले में आभार जताया, ये भी सुन लीजिए। My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan, and I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. रूस यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई में कई परेशान कर देने वाली तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। उनमें से एक ये है, आपको दिखाते हैं। ज़ापोरिज़िया से पोलैंड की तरफ जाते एक छोटे बच्चे का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये बच्चा अपने परिवार से अलग हो गया। आप इस बच्चे का ये वीडियो देखिए। ये परिवार से बिछड़ चुका बच्चा है। बच्चा ही नहीं बल्कि परिवार भी दर्द झेल रहे हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से दर्द में है परिवार, ये देखिए। Не плачь, не плачь. На тобі, ти сама не плачь. Я тобі не поможу зараз. Ну, тримай, тримай. Ні, йому папа. Зараз папа прийде. मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, ये जो 2 तस्वीरें हमने भावुक कर देने वाली दिखाई, ये तानाशाहों को भावुक नहीं करती, ये राजसत्ता को भावुक नहीं करती, वरना जंग कोई नहीं चाहता, ना बच्चे ना बड़े। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये देख के इतना भावुक, मैं अलग दिल रो रहा है मेरा अनुराग भाई। जब मैं फौज में था, सबसे मुश्किल काम मेरा फौज में क्या था? गोलियों के सामने जाना नहीं या दुश्मन में फायरिंग करना नहीं। सबसे मुश्किल काम मेरा फौज में था जब मैं घर पे इतना करता हूं कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा जी। आप सकते हैं मेरे पे क्या गुजरी होगी उस टाइम जब मैं इतला कर रहा था वहां पे घर पे, और वहां की वो चीख पुकार, वहां पे क्या रिएक्शन थे, अभी भी मैं याद करता हूँ, मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं अनुराग भाई। और उसी तरीके से मैं आपको, बहुत ही भावुक करने वाली तस्वीरें हैं ये। और देखिए, बात इसमें क्या है, जंग के बाद ना जीता कोई नहीं है, हारते सभी हैं। एक माँ पेट करते थे बेटे का, बाप पेट करता है बेटे का,
जो राजनीति में नेता लोग हैं वो लोग हाथ मिलाते हैं। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को क्या अगर ये मतलब दोनों की तरफ से पुतिन ने तो अटैक किया, गलत किया, उनको अटैक नहीं करना चाहिए था। जो भी रशियन सिंपैथीज थी, आप देखिए 21 तारीख के बाद जब उन्होंने 2 डॉनबास के इलाके घोषित कर दिए इंडिपेंडेंट, तब पूरा देश, पूरी दुनिया उनके खिलाफ चली गई, उन पे सैंक्शन लगाने लग गए। और 24 तारीख को तो खैर से उन्होंने जाके अटैक ही कर दिया, जिसको वो कहते हैं वो मिलिट्री एक्शन है अभी भी, ठीक है। अब काफी तौर पे यूएन के मुताबिक तो मिलिट्री एक्शन ही हुआ, क्योंकि अमेरिका ने इस तरीके से नियम बना रखे थे ताकि उनको फेवर करें। वो चाहती थी हर किसी को कंट्रोल करें। तो अब जब किसी के फर्क करिए, क्वाड फॉर्म हुआ है, ऑगस्ट फॉर्म हुआ है, उन्होंने हिंदुस्तान को क्यों रखा ऑगस्ट में? इनके पीछे भी इनके षड्यंत्र है। हिंदुस्तान यूएन में कितने फौजी देती है, हमारे मेरे खुद के पर्सनल खुद के कलीग्स वहां पे उनको वुंडेड हुए हैं, वो सूडान, सोमालिया, कैसी जगहों पे। लेकिन आए हम लोग 20 लाख से ज्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं इस युद्ध की वजह से, मोहम्मद अली शाह साहब। जी देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और मैं आपको बोलता हूं, जो हमने ऑपरेशन गंगा जिस किस्म से चलाया हमने देखिए, पाकिस्तान के लोग वहां पे हिंदुस्तान का झंडा लगाए थे बस में, ये कितनी दिल खुशी की बात थी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ने शुक्र अदा किया है नरेंद्र मोदी साहब का। और अच्छी बात तो ये है कि जो ऑपोजिशन है, शशि थरूर भी ट्वीट कर रहे हैं, काबिल जो काम, देखिए जो काम काबिल तारीफ है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी की कुछ भी हो, कोई उनको सपोर्ट करे ना करे, जब अच्छा काम करते हैं तो दुनिया, देखिए दुनिया, दुश्मन देश भी आके उनका शुक्र अदा कर रहा है जी। हिंदुस्तान का झंडा वहां पे लहरा रहे हैं। और हिंदुस्तान ने ही की वजह से ही तो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर थोड़ी बहुत के लिए सीज फायर वहां पे हुआ था। तो जी हाँ, मेरे को बहुत फख्र है हिंदुस्तानी होने की, आपके भाई होने की। हम और जितने भी हमारे यहाँ पे देशवासी यूक्रेन में अभी भी थोड़े बहुत फंसे हुए हैं, थोड़े बहुत, उनको मैं ये बोलता हूँ, भाई आप लोग बहुत बहादुर हो। मैं तो ट्रेन फौजी हूँ, और अगर मैं ट्रेन फौजी नहीं होता, अगर मैं आपकी जगह, चलिए उम्मीद करते हैं मेजर की ये तस्वीर फिर देखने को न मिले। दोनों ही देश, यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों की तुर्की में कल मुलाकात होनी है, और उम्मीद है कि इस बातचीत के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे हेडलाइंस के साथ। देखिए, अब बात करते हैं 5 राज्यों के चुनाव नतीजों की। 5 राज्यों में चुनाव नतीजे आने में बस कुछ ही घंटे का समय शेष रह गया है, मतलब 12 घंटे भी नहीं। कल दोपहर होते होते तय हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। इस बीच ईवीएम को लेकर भी विपक्ष के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। काउंटिंग सेंटर्स पर सियासी दलों के कार्यकर्ता सुरक्षा में जुटे हुए हैं। 5 राज्यों में मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। काउंटिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तमाम दलों के उम्मीदवार, आपको बता दें, स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। मतगणना से पहले ईवीएम पर तकरार भी बढ़ती जा रही है। उधर प्रशासन की ओर से ईवीएम की सुरक्षा बेहद कड़ी है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, मतगणना 8 बजे से शुरू होगी। इंडिया न्यूज़ इस पर अपनी माह कवरेज लेकर के आपके सामने सुबह 6 बजे से हाजिर हो जाएगा। 8 बजे से जैसे ही मतगणना शुरू होगी, रुझान आने शुरू होंगे। सबसे पहले रुझान और सबसे पहले नतीजे आप इंडिया न्यूज़ पर देख पाएंगे। खास इंतजाम ये रुझान और नतीजे आप तक पहुंचाने के लिए हमने किया है। कल सुबह 6 बजे से आप देख पाएंगे। देखिए, कल 5 राज्यों में मतगणना है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी यही है, कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। यूपी में, उत्तराखंड में इंडिया न्यूज़ की बड़ी तैयारी है। पंजाब, गोवा के सबसे तेज नतीजे इंडिया न्यूज़ पर आप देख पाएंगे। 5 राज्यों के हर सीट पर इंडिया न्यूज़ के रिपोर्टर आपको मौजूद मिलेंगे, जो पल पल का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। यूपी में मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा पर भी सवाल उठे हैं। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। वाराणसी समेत कई शहरों में ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए हैं। अखिलेश के आरोप पर अनुराग ठाकुर का पलटवार है कि ये वही सपा है, वही हवा है, जनता जिससे खफा है। वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जारी हैं, और ईवीएम के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं।
अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। ये जो अखिलेश जी नई हवा है, नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए। ये वही हवा है, वही सपा है। जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ईवीएम में जब भी आप डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं तो उसमें डेमो में भी भारतीय जनता पार्टी चिन्ह क्यों आता है, दूसरे पार्टी चिन्ह क्यों नहीं आता? ये फाल्स भी आता है तो, और पाया जाता है तो इन्हीं शासन जो एरिया है, इन्हीं के शासित राज्यों में क्यों पाया जाता है? अब आपको नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं, कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हैं और ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं। अमूमन यही हाल यूपी के हर स्ट्रांग रूम के बाहर का है। तस्वीरों से साफ है कि आज की रात यूपी पर कितनी भारी पड़ने वाली है। आज नेताओं की नींद गायब रहेगी, ये तो पक्की बात है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आपको ये बता दें कि ईवीएम पर अखिलेश यादव के बयान पर अब विवाद बढ़ता जा रहा है। आज बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मिलकर अखिलेश यादव की शिकायत की है। केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अखिलेश यादव हार के डर से बौखला गए हैं। अखिलेश जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। चुनाव में निश्चित पराजय की भय से समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हताश हो गए, बौखलाए गए हैं। एक संवैधानिक पद में रहने की बावजूद आज भी वो स्वयं एमपी हैं। जिस भाषा का उन्होंने कल सार्वजनिक रूप में प्रयोग किया, आजादी की 75 साल के बाद हमारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पे अनास्था प्रकट करना, ना केवल अनास्था प्रकट करना, उसको सबवर्ट करने का, उसको धक्का मारने का, उसको निंदा करने का, ध्वस्त करने का पूरा प्रयास किया गया। आपको बता दें एक बड़ी खबर और, वाराणसी ईवीएम मामले पर एक्शन में आ गया चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन ने वाराणसी एडीएम एनके सिंह को सस्पेंड कर दिया है। अखिलेश यादव ने ईवीएम में गड़बड़ी पर सवाल उठाए थे और इसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आया और ये एक्शन किया। लखनऊ से हमारे साथ रवि कुमार, हमारे संवाददाता, इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। रवि, यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से नोएडा स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहरेदारी कर रहे हैं। लखनऊ में भी कई जगह आपको देखने को मिल रहा होगा। तो लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान मार्ग की काउंटिंग है वो सुबह 8 बजे शुरू हो, उससे पहले ही सारी व्यवस्थाएं वो कर ली थी। उत्तर प्रदेश की 400 की विधानसभा सीटों से भाग्य है वो कल सुबह 8 बजे से शुरू होगा। हालांकि काउंटिंग जब खत्म होगी तब साफ होगा, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि करीब 12 बजे से 2 बजे के आसपास जो आंकड़े आएंगे वो बताएंगे कि किसकी सरकार बन रही है। लेकिन जरूर है कि जो
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे उसको लेकर कहीं ना कहीं संज्ञान लिया गया और वाराणसी को लेकर जो घटना जो सामने आई थी, हालांकि इसको लेकर जो सपा के जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल किया गया था। उसके बाद जो कार्रवाई है वो की गई है और डीएम जो वाराणसी डीएम पर कार्रवाई की गई है और साफ तौर पर सारी व्यवस्था है वो कर ली गई है। हालांकि इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनकी तरफ से जो सख्त कार्रवाई है वो करने के निर्देश दिए गए हैं और कहीं ना कहीं किस तरीके से जो चुनाव है और सब कराया गया है उसके बाद चलिए आपके लखनऊ में तो सभी नेताओं की नींद आज की रात उड़ी रहेगी, किसी को नींद आने वाली नहीं है। रवि, बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। देखिए, यूपी मतगणना से पहले ईवीएम का मुद्दा गर्माता जा रहा है। अखिलेश के सहयोगी और सुलहदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर से बात की हमारी सहयोगी निकिता सरीन ने। है कल यानी 10 मार्च का जब जो चुनाव है उसके परिणाम घोषित होंगे, लेकिन उस सबसे पहले जो ईवीएम को लेके घमासान है वो लगातार जारी है। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ ओपी राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, क्या है ये आप और लगातार आपके बेटे दावा कर रहे हैं, वाराणसी में भी ईवीएम को लेकर तमाम बातें हो रही हैं, क्या कुछ दिक्कत हो गई है इसमें अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर? देखिए, दिक्कत जो चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है उसका पालन जिलाधिकारी बनारस ने नहीं किया। स्ट्रांग रूम के आसपास या स्ट्रांग रूम से कोई भी ईवीएम एक स्थान से दूसरे स्थान पे अगर ले जाना है तो वहां के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार प्रत्याशी को और पार्टी के जिलाध्यक्ष को और उस गाड़ी को जिस साधन से आप ले जा रहे हो उसकी पूरी सिक्योरिटी के साथ ले जाना है। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है, लेकिन ऐसा जिलाधिकारी ने नहीं किया। वहां उन्होंने एक पिकअप पे गाड़ी लदवा दी, ईवीएम मशीन लदवा दी और बोरा से तोपवा दिया। और जब वो वहां पहले से हमारे गठबंधन के लोग अपनी तैयारी की, यहाँ कोई गड़बड़ी न हो, उससे वहां पहले से बैठे हुए लोग थे। जब गाड़ी निकली तो लोगों ने ड्राइवर से पूछा कहाँ जा रहे हो, तो ड्राइवर ने कहा सब्जी ले जा रहे हैं। ड्राइवर ने जब कहा सब्जी ले जा रहे हैं तो पीछे से 2 लड़के चढ़ गए और तब तक वो बोरा हटा दिए, तब देख रहे हैं तो नीचे ईवीएम, तो हल्ला करने लगे। तो ये गलती जो डीएम ने किया, इस नाते शंका उठना स्वाभाविक है। चलिए, इसी के साथ जागते रहो में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक विश्लेषण देखना ही है कल सुबह 6 बजे से। लेकिन कहां देखना है? इंडिया न्यूज पर देखना है। सिर्फ इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले रुझान, सबसे पहले नतीजे और सबसे सटीक विश्लेषण सुनाएगा और दिखाएगा। पंजाब की चमकौर साहिब विधानसभा से मैं अमित मिश्रा, इटावा काउंटिंग स्थल से। मैं आलोक सिंह, मंडी स्थल से। मैं जय शुक्ला और आपको बताऊंगा लखनऊ से सबसे पहले सबसे तेज और सटीक नतीजे। मैं संजय मिश्रा, बहराइच से। मैं संदीप तिवारी, प्रयागराज से। मैं आकाश यादव, वाराणसी से। और मैं आपको बताऊंगा काउंटिंग के सबसे पहले और सटीक नतीजे। मैं उन्नाव से गौरव शर्मा। मैं शिवराज साहू, कानपुर से। मैं सुशील कुमार, गोरखपुर से। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, उत्तराखंड से। मैं हूं रवि कुमार, मैं आपको लखनऊ से बताऊंगा काउंटिंग के सबसे पहले व सबसे सटीक नतीजे।